हेलो। आज हम अपना कंसाइनमेंट का चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब अगर हमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है, जो कंसाइनमेंट वाली इन्वेंट्री जो कि कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी थी, उस इन्वेंट्री जो कंसाइनी के पास पड़ी है, उस इन्वेंट्री का अगर हमें बैलेंस शीट के लिए वैल्यूएशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उस as per AS2, all the cost necessary to bring inventory to its present location and condition will form part of its cost। तो एक्चुअल में आप समझो कंसाइनर दी एक्चुअल कॉस्ट प्लस उसने जो पैकिंग चार्जेस परफॉर्म किए प्लस जो फ्रेट है, तो ये तीनों कॉस्ट मिलके आपकी एक्चुअल में इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगी। तो जो हमारी इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होगा वो एक्चुअल कॉस्ट प्लस पैकिंग चार्जेस प्लस फ्रेट चार्जेस, तो ये हमारा कॉस्ट होता है। फिर हम चलते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है गुड्स इनवॉइस अबव कॉस्ट। ये हम कल वाली इलस्ट्रेशन जो हमारी पार्ट 2 में रिकॉर्डेड है उससे ये लिंक है। अब इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो हमें कल वाला क्वेश्चन वापस से याद करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, एक्स ने वाई को सामान भेजा 50,000 रुपये कॉस्ट का, जिसमें 1,000 रुपये उसने पैकिंग चार्जेस भी इनकर किए, है ना, और एक्सपेंसेस जो इनकर हुए, है ना। अब क्या हुआ, एक्स ने वाई को सामान भेजा 50,000 रुपये का विद पैकिंग चार्जेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमने कल किया था उसमें क्या था, ये जितनी भी एंट्रीज थी वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुई थी, मतलब सारी एंट्रीज 50,000 रुपये के ऊपर रिकॉर्ड हुई थी। अब लेकिन इसमें क्या होगा, गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा पिछली वाली एंट्री से। लेट सपोज अब हमने जो ये इन्वॉइसिंग करी वो 60,000 रुपये पे इन्वॉइस करा, लेट सपोज। तो पहली एंट्री, ये सिर्फ 4 एंट्रीज में आपका चेंज आएगा इसकी वजह से। तो क्या होगा, सबसे पहली एंट्री में जो आपने जहाँ 50,000 रुपये डाला था वहाँ पे अब 60,000 रुपये आ जाएगा, क्योंकि अब क्या है, अब हमें एक्चुअल, मतलब ये मान लो अब हमने सेल की तरह इसे ट्रीट किया है। तो जो एक्चुअल उस समय जब पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने कॉस्ट मॉडल, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने 50,000 रिकॉर्ड किया था, इस बार हम 60,000 रिकॉर्ड किया है। हालांकि जब आप आगे समझोगे ना तो ये एंट्री कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो पुरानी एंट्री है अल्टीमेटली वही रहेगी, सिर्फ ये हमें पागल बनाया जा रहा है कि हम ये एंट्री डाल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, अब हमने नोशनली सिर्फ ये एंट्री डाली, ठीक है, साथ में ही मैंने एक एंट्री और डाल दी जिसमें मैंने उल्टी रिवर्स डाल दी। कितने से रिवर्स डाली वो एंट्री, वो 10,000 से, मतलब अल्टीमेटली मेरा इफेक्ट 50,000 ही रहा। मतलब ये अल्टीमेटली एंट्री कुछ है ही नहीं, आप ऐसा समझिए। ये 60,000 रुपये सिर्फ हमारी आंखों को दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में है ही नहीं ये 60,000 रुपये। अब मैंने क्या किया, पहले 60,000 रुपये से एंट्री डाली सिर्फ नोशनल, और फिर उसे रिवर्स कर दिया 10,000 रुपये, ताकि, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा तो बुक ही नहीं कर सकता ना कॉस्ट से। अब मान लो यहाँ से यहाँ माल गया तो इसमें मैं प्रॉफिट थोड़ी ना बुक कर सकता हूँ, ये तो जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहीं पे है। तो इसमें मतलब 50,000 का माल यहाँ पे भी 50,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन इसे मैं अगर बुक प्रॉफिट पे रिकॉर्ड, मतलब अगर अबव इन्वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे उस इन्वॉइस को भी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझना, ठीक है। अब जब मैं इन्वेंट्री की जब वैल्यूएशन करूँगा, तो अब इन्वेंट्री जब कंसाइनी वैल्यूएशन करेगा तो उसके लिए तो कॉस्ट क्या है, 60,000 रुपये प्लस 1,000 फ्रेट प्लस 2,000 जो उसने कंसाइनी ने फ्रेट इन 1,000 पैकिंग चार्जेस एंड 2,000 फ्रेट। तो उसके लिए टोटल कॉस्ट हुई आपकी, उसके लिए टोटल कॉस्ट हुई 63,000। तो उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी है, 63,000। अब मैं अगर 63,000 डिवाइड विथ 5 करूँ, क्योंकि हमारा 4/5 माल सेल हो चुका था और 1/5 माल अभी बचा है, तो मैं 1/5 माल को ही वैल्यूएशन करूँगा। तो ये तो टोटल 60,000 तो टोटल अमाउंट है, लेकिन इसमें से 1/5 ही बचा है, तो मैंने इसका 1/5 कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 60,000 रुपये में ट्रांसफ़र हुआ था, 60,000 प्लस 1,000 पैकिंग चार्जेस 2,000 फ्रेट, अगर वो आपका रिकॉर्डेड है वहाँ पे, और उसका अगर मैं डिवाइड विथ 5 इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 1/5 ही इन्वेंट्री मेरे पास बची है, तो मतलब ये टोटल आता है फिर 12,600। अब लेकिन आप बोलोगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो मेरे पास 10,600 ही आना चाहिए था। एक्चुअल में आपकी बात एकदम सही है। अब क्या होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो 2,000 का डिफरेंस है वो अब हमें समझना पड़ेगा किस चीज़ का डिफरेंस है। वो ये चीज़ का डिफरेंस है कि अगर मान लो ये जो 10,000 रुपये का जो नोशनल प्रॉफिट था जो हमने बुक किया था, अब क्या हुआ, उसमें से 4/5
को रियलाइज़ हो गया। रियलाइज़ कैसे हुआ? जब मैंने एक्चुअल सेल करा तो 4/5 तो रियलाइज़ हो चुका है मुझे ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है, इसका 1/5 मुझे अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका 1/5 मैं हटा दूंगा, मतलब इन्वेंट्री को मैं इतने से कम कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं P&L में इतना खर्चा बुक कर दूंगा टू इन्वेंट्री रिजर्व। ये कैसे आया आपका 2000 फिगर? ये आया दिस डिवाइड विथ, मतलब 10,000 जो हमारा नोशनल प्रॉफिट था, उसमें से कितनी इन्वेंट्री बची है, उसमें से 1/5 इन्वेंट्री बची है, तो ये मैंने रिवर्स कर दिया। तो आप इसका 4 एंट्रीज में इफेक्ट आएगा जो हमारी पिछले इलस्ट्रेशन के कंपैरिजन में। सबसे पहली एंट्री कंसाइनमेंट हम ज़्यादा से बुक करेंगे जो फर्स्ट एंट्री होती है, लेकिन उसी साइमल्टेनियसली हम उसे रिवर्स भी कर देंगे जितना कि हमारा नोशनल प्रॉफिट है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें नोशनल प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन उस नोशनल प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, और जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से उतना रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये चीज़ ही डिफरेंस है अगर मैं गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट आता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, नॉर्मल लॉस। ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। अगर मान लो कोई चीज़ है, तो अगर उसमें नॉर्मली कोई लॉस होना ही होना है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी फ्रेश यूनिट्स बची उसके उसके उसमें वो वाला लॉस एट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट्स सपोज, अब एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मान लो मेरी 30, एक्चुअल में मेरे पास 1000 यूनिट्स थी और जिसकी प्राइस थी 3 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 30,000, और 4,000 रुपये उसका फ्रेट था, तो टोटल कॉस्ट हुई 34,000 रुपये। तो 10, अब इसमें से मान लेते हैं 15% मेरा नॉर्मल लॉस है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, 10,000 यूनिट में से 15% नॉर्मल लॉस है, तो 8,500 यूनिट्स हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट होगी ना, वो होगी, वो मतलब जो टोटल कॉस्ट होगी ना, वो मैं 10,000 से डिवाइड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि एक्चुअल में मिलना क्या है, मुझे 8,500 ही मिलना लास्ट में। तो वो तो मेरा नॉर्मल लॉस है। तो मैं क्या करूँगा, 34,000 डिवाइड विथ 8,500, जो कि मुझे अल्टीमेटली क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आपके पास 34,000 डिवाइड विथ 8,500, दैट इज इक्वल्स टू ₹4 पर kg। अब अगर आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी देखना चाहते हैं तो वो भी बड़ा सिंपल तरीका है। अब हुआ क्या, 10,000 का इनपुट था जिसमें से 8,500 ही मेरे पास लास्ट में सही बना। ठीक है, अब होता क्या है, 34,000, अब जब मैंने टोटल कॉस्ट क्या थी 34,000, अब मैंने इसे डिवाइड कर दिया, एक्चुअल में मान लेते 10,000 यूनिट्स थी उस समय मेरे पास। ठीक है, अब लेकिन मैंने बोला 34,000 में से 15% तो मेरा नॉर्मल लॉस है, जो कि मुझे फ्रेश यूनिट्स को ही बॉन्ड करना पड़ेगा, जो कि 8,500 है, क्योंकि 10,000 माइनस 1,500 ये मेरी फ्रेश यूनिट्स है। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये भी अल्टीमेटली 4 ही आता है। तो इसका क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो उसका जो बर्डन बॉन्ड किया जाता है वो एक अच्छी यूनिट द्वारा ही बॉन्ड किया जाता है। मतलब ओनली फ्रेश यूनिट्स विल बॉन्ड द लॉस ऑफ बैड यूनिट्स इफ इट इज़ अ नॉर्मल लॉस। मतलब फ्रेश यूनिट्स अब्जॉर्ब कर लेती है जो बैड यूनिट्स का लॉस है, अगर वो क्या बोलते हैं नॉर्मल लॉस है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अब है एबनॉर्मल लॉस। अब होता क्या है, अब अगर अपन इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज समझो कि कंसाइनी के पास जो इन्वेंट्री थी, अब मैं कंसाइनी की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास लेट सपोज जो इन्वेंट्री थी वो 10,000 रुपीज़ की थी, इट्स रुपीज़। ठीक है, तो अब इसमें से मान लेते हैं हम एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, 8,000 रुपये हुआ। तो अब इसके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा इन्वेंट्री का, 2,000। तो जब कंसाइनर अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो होएगा क्या, उसका ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा 10,000 से, ये 10,000 है, 10,000 से उसका ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक 2,000 बच जाएगा। इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि मेरा P&L में 8,000 रुपये का खर्चा बुक हो चुका है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, और डेबिट साइड ऑलवेज रिप्रेजेंट ईदर एसेट या फिर एक्सपेंस, और हम जो अभी अकाउंट बना रहे हैं वो एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो मतलब 8,000 रुपये हमारा खर्चा बुक हो चुका है, मतलब कंसाइनमेंट के P&L में हमारा 8,000 रुपये खर्चा बुक हो चुका है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, ये क्या सही में खर्चा दिखना चाहिए मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में? ये तो मेरा उस कंसाइनमेंट से अलावा खर्चा हुआ, मतलब ये बियॉन्ड माई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस खर्चा हुआ है। तो अब अगर मैं ऐसी
पिक्चर अपनी मैनेजमेंट को शो करूँगा तो वो कभी इस कंसाइनमेंट में माल भेजना ही नहीं चाहेगी, इस कंसाइनी को माल भेजना चाहेगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो ये दिख रहा है क्योंकि ये तो लॉस हुआ है 8,000 रुपये सीधा सीधा। लेकिन अब मान लो अगर हमें कंसाइनमेंट की एक्चुअल पोजीशन निकालनी है तो हम इस 8,000 के लॉस को एलिमिनेट कर देते हैं। वो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम ये वाले लॉस को P&L में डाल देंगे। मतलब हम यहाँ पे 8,000 रुपये से अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और 8,000 रुपये से हम P&L में ये नीचे एंट्री फिर यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे टू लॉस, तो ये 8,000 रुपये हम नीचे डाल देंगे ताकि मतलब ये कंसाइनमेंट की पोजीशन से बाहर आ जाए। मतलब ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अलावा जो P&L अकाउंट बनता है उसमें डलेगा। मतलब कंसाइनमेंट की हम पोजीशन को सुधार देंगे तो होगा क्या, कंसाइनमेंट जो अकाउंट है P&L डेबिट हो जाएगा। मतलब एंट्री होगी P&L डेबिट। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर एंट्री जो होगी वो होगी P&L डेबिट, इसकी अल्टीमेटली जो एंट्री होगी वो होगी P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दोनों P&L है, हालांकि इस एंट्री या प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन होगा क्या, कंसाइनमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम सही हो जाएगी क्योंकि इसमें से एबनॉर्मल लॉस एलिमिनेट हो चुका है। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में से वो प्रॉफिट एंड लॉस P&L, मतलब वो लॉस हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक अच्छा अकाउंट, मतलब एक ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी उसकी नज़र आए। तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आप ये देख सकते हो, लॉस्ट इन कंसाइनी गोडाउन, ये दोनों ही एबनॉर्मल लॉस है। लॉस्ट इन ट्रांजिट, अब दोनों का क्या मतलब होता है, अगर माल आते आते ही मतलब वो पहुंचा ही नहीं तो उसे बोलते लॉस्ट इन ट्रांजिट। वहाँ से चला था, कंसाइनर थी यहाँ से चला था लेकिन कंसाइनी के यहाँ पे नहीं पहुंचा, तो इसे हम बोलते लॉस्ट इन ट्रांजिट। और जो लॉस्ट इन कंसाइनी गोडाउन, ठीक है, लॉस्ट इन कंसाइनी गोडाउन जो कंसाइनी गोडाउन में आने के बाद लॉस्ट हुआ। अब दोनों की वैल्यूएशन में क्या फ़र्क होगा, जब हम एबनॉर्मल लॉस को बुक करेंगे ना अपने इसमें मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में, जो ये एंट्री डालेंगे ना एबनॉर्मल लॉस की, जब हम ये एंट्री डालेंगे ना तो हमें किससे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब मैंने बोला दोनों में डिफरेंस है, एक क्या हुआ रास्ते में आते आते ही गुम हो गया, दूसरा आने के बाद गुम हुआ, ठीक है। तो अब जो आते आते ही गुम हो गया तो उसमें कौन सी दो कॉस्ट जुड़ी हुई है, एक तो सिर्फ वहाँ से जो एक्चुअल कॉस्ट जो थी कंसाइनर के पास प्लस फ्रेट, ठीक है, दो चीज़ें। अब लेकिन जो ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉस्ट इन कंसाइनी गोडाउन, जो ये वाली चीज़ है उसमें क्या हुआ, माल पहुँचने के बाद लॉस्ट हुआ। मतलब कंसाइनर की कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किए विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो सारे उसका पार्ट बनेंगे। तो ये दोनों की वैल्यूएशन में आपको माइंड में रखना है, ये दोनों की वैल्यूएशन में ये डिफरेंस है। अब अगर आप मान लो कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम का बैंक इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन दे देती है जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मान लो आपका ये लॉस थेफ्ट थी तो थेफ्ट का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। तो अब क्या होगा, अब आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में से ये P&L में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो अब जो पैसा मिला आपको इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपके पास पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला अब ये मैं पैसा कंसाइनमेंट अकाउंट में थोड़ी ना डालूंगा, ये तो मैं P&L में डालूंगा। क्यों, क्योंकि उसका खर्चा तो P&L में आ चुका है अब, क्योंकि मैंने कंसाइनमेंट से तो हटा दिया था ऊपर वाली एंट्री में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, मतलब टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं हम इसे। तो मतलब अल्टीमेटली अब मेरा एबनॉर्मल लॉस जो कि 8,000 का था ऊपर, वो अब 5,000 रुपये से कम हो जाएगा और अल्टीमेटली लॉस सिर्फ 3,000 रुपये ही रहेगा। ये हमारी एंट्री बन जाती है। अगर मान लो अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अगर मान लो अगर वो कंसाइनी मुझे वो पैसा रीइंबर्स करेगा, क्योंकि क्या पता गलती उसी की हो कंसाइनी की और वो मेरा माल डैमेज हुआ हो, तो इंश्योरेंस कंपनी की बजाय कंसाइनी मुझे पैसा देगा, तो मैं या तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट कर दूंगा और टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो ये मेरा P&L अकाउंट मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा एबनॉर्मल लॉस को जो P&L में डेबिट हुआ था उसे कम कर देगा, चाहे ये भला ही पैसा रिसीवेबल हो इंश्योरेंस कंपनी से या कंसाइनी से, चाहे जैसा मर्जी सिनेरियो हो। मतलब मैं P&L में ये अमाउंट क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि इसका जो खर्चा था ना वो हमने ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट से P&L में ट्रांसफ़र कर दिया है। समझ रहे हो P&L क्या चीज़ है ना। अब मैं एक और टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कमीशन। अब 3 तरीके के कमीशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा होता है डेल क्रेडेयर कमीशन, एक होता है ओवरराइडिंग कमीशन। तीनों में फ़र्क क्या होता है, ऑर्डिनरी कमीशन वही है जो नॉर्मल हम कमीशन, क्योंकि
कंसाइनी क्या एजेंट, उसे हम क्या देंगे, कमीशन, बस सिंपल सी चीज़। डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है जो आपकी इन्वेंट्री की रिस्क को अज्यूम, जो आपकी बेड डेट की रिस्क को अज्यूम करता है। मतलब अगर बेड डेट हुए तो वो कंसाइनी ही बॉन्ड करेगा, ना कि कंसाइनर। एक्चुअल में होता क्या, वैसे तो कंसाइनर का लॉस है, लेकिन होगा क्या, वो कंसाइनी बॉन्ड करेगा। तो इसमें क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को एक एडिशनल कमीशन देता है जिसे हम डेल क्रेडियर कमीशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके हिसाब से बताओ ये किसके ऊपर क्रेडिट, ये जो कमीशन है ये किसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए, सिर्फ क्रेडिट सेल पे या कैश सेल या दोनों पे? तो अब मेरा ये सवाल है, एक्चुअल में होता क्या है, डेल क्रेडिट एजेंट आपका जो रिस्क अज्यूम कर रहा है वो क्रेडिट सेल पे अज्यूम कर रहा है सिर्फ, लेकिन अब हमें क्या, अब जो उसे कमीशन मिलता है ना, डेल क्रेडिट कमीशन, वो उसे टोटल सेल्स के ऊपर मिलता है। मतलब हमें ऐसा नहीं करना ऐसे सिर्फ डेल क्रेडिट कमीशन सिर्फ उसे क्रेडिट सेल पे देना, ऐसा कभी भी मत करना। एक्चुअल में होता क्या है कि सारी सेल्स के ऊपर, अगर अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सारी सेल्स के ऊपर डेल क्रेडियर कमीशन को, डेल क्रेडियर एजेंट को कमीशन मिलता है, तो हर सेल के ऊपर उसे कमीशन मिलेगा। अगर और एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन, ये कुछ नहीं, ये ऐसा होता है एडिशनल बिजनेस अगर बंदा लाता है तो उसे ओवर राइडिंग कमीशन मिलता है।